किया जाएगा महिलाओं के पक्ष में? नहीं तो क्या ये जो हमारी माननीय सांसद है, क्या ये बहुत बड़े क्या कहते हैं कोई ऐसे वैज्ञानिक है? प्राकृतिक वैभव से परिपूर्ण हिमाचल प्रदेश की चोटियां, नदियां, झरने और यहाँ का कण कण अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की गवाही देता है। आध्यात्मिक शांति से भरे वातावरण में यहाँ के भोले भाले और मेहनती लोग सकारात्मक ऊर्जा से संचारित रहते हैं। नाम मात्र के संसाधनों से विकास यात्रा शुरू करने वाला ये पहाड़ी प्रदेश आज जिन ऊंचाइयों पर पहुंचा है, वो प्रदेश के मेहनतकश और भोले भाले लोगों की कड़ी मेहनत, ईमानदारी और दृढ़ संकल्प का प्रतिफल है। 15 अप्रैल का दिन प्रदेशवासियों के लिए विशेष महत्व रखता है। देश की आजादी के 8 माह के उपरांत 15 अप्रैल 1948 को 30 छोटी बड़ी पहाड़ी रियासतों के विलय के परिणाम स्वरूप हिमाचल प्रदेश चीफ कमिश्नर प्रोविंस के रूप में अस्तित्व में आया। लोकतंत्र में आस्था रखने वाले जननायकों के नेतृत्व में यहाँ की जनता के संघर्ष को बड़ी सफलता मिली थी। 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने के साथ हिमाचल प्रदेश भारतीय संघ का 18वां राज्य बना। विकास की इस यात्रा को आगे बढ़ाते हुए व्यवस्था परिवर्तन के संकल्प के साथ मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश में सुशासन से जन सेवा का अभियान शुरू किया है। मुख्यमंत्री जन हितैषी योजनाओं से विकास की नई इबारत लिख रहे हैं। सीमित संसाधन, विरासत में मिले कर्ज और भौगोलिक चुनौतियों के बावजूद मुख्यमंत्री ने कल्याणकारी राज्य की परिकल्पना को साकार करने के लिए अनेक अभिनव कदम उठाए, लेकिन प्रदेश की विकास की राह में बाधा डालते हुए भारत सरकार ने राजस्व घाटा अनुदान रोक दिया। इस निर्णय से प्रतिवर्ष प्रदेश को 8 से 10 हजार करोड़ रुपए का नुकसान होगा। आरटीजी सरकार का अधिकार नहीं है, वो हिमाचल की जनता का अधिकार है। हर साल हमारे बजट में आरटीजी के माध्यम से 10,000 करोड़ रुपए आता था। 16वें वित्त आयोग ने क्या किया, उस आरटीजी को बंद कर दिया, यानी कि साल का 8 से 10,000 करोड़ रुपया आप लोगों का काट दिया। 54,000 करोड़ रुपया जयराम ठाकुर जी को आरटीजी मिली 5 साल में। 16,000 करोड़ रुपया जीएसटी का आया, टोटल 70,000 करोड़ रुपया आया। 70,000 करोड़ में से अगर उन्होंने 30,000 करोड़ रुपया वापिस कर दिया होता तो सिर्फ हमारे पर लोन 18,000 करोड़ रुपया लगता। मुझे कितना मिला उसी आरडीजी का? 17,000 करोड़। हमने उससे स्कूल अच्छे किए, ओल्ड पेंशन स्कीम दी, 70 साल से ऊपर का सारा ईयर दिया। मुझे 70,000 करोड़ रुपया मिला होता, ये प्रदेश कर्ज मुक्त होता, किसी प्रदेश के किसी व्यक्ति पर कर्ज ना चढ़ा होता। जहां आरडीजी रोकने का ये निर्णय प्रदेशवासियों के हितों का हनन है, वहीं मुख्यमंत्री दृढ़ संकल्प के साथ विकास पथ पर आने वाली हर बाधा को पार कर हिमाचल को आत्मनिर्भरता और खुशहाली के पथ पर अग्रसर कर रहे हैं। प्रदेश सरकार प्रतिबद्धता के साथ जनता के साथ किए वायदों को चरणबद्ध तरीके से पूरा कर रही है। श्वेत क्रांति की ओर बढ़ते हुए प्रदेश के दूध उत्पादकों को लाभान्वित किया जा रहा है। सरकार ने गाय के दूध के खरीद मूल्य को 51 रुपए से बढ़ाकर 61 रुपए प्रति लीटर तथा भैंस के दूध के खरीद मूल्य को 61 रुपए से बढ़ाकर 71 रुपए प्रति लीटर करने का निर्णय लिया है। किसानों को प्रत्यक्ष लाभ पहुंचाने के लिए प्रोत्साहन राशि को 3 रुपए से बढ़ाकर 6 रुपए प्रति लीटर किया गया है। मेरे पास 2 भैंसे हैं, मैं 4-5 लीटर दूध बेचता हूँ। पहले गाय का दूध 51 रुपये था, अब सरकार ने 61 रुपये कर दिया है। और पहले भैंस का दूध जो 61 रुपये था, अब सरकार ने 71 रुपये कर दिया है। इससे सभी पशुपालकों को फायदा हो रहा है, इसलिए हम सरकार का धन्यवाद करते हैं। हमारे को दूध टाइम टाइम पर ले जा रहे हैं, सरकार ने रेट बढ़ाया हुआ है, हम बहुत खुश हैं। सरकार के प्रयासों की सफलता का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि वर्ष 2024-25 में 1,57,000 लीटर प्रतिदिन के औसत की तुलना में वर्तमान में मिल्कफेड द्वारा किसानों से प्रतिदिन लगभग 2,70,000 लीटर दूध की खरीद की जा रही है। दूध उत्पादकों को औसतन 34 करोड़ 18 लाख रुपए प्रति माह के वित्तीय लाभ प्रदान किए जा रहे हैं। पिछले 3 वर्षों में ग्राम दुग्ध समितियों की सदस्य संख्या 27,498 से बढ़कर 39,790 हो गई है। इसके अतिरिक्त ग्राम दुग्ध सहकारी समितियों की संख्या 583 से बढ़कर 758 हो गई है। कांगड़ा जिले के ढगवार में 1,50,000 लीटर प्रतिदिन क्षमता का अत्याधुनिक दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित किया जा रहा है। जो भविष्यवाणी कर सकते हैं। पहली बात तो यह कि ये कहाँ से हुई थी,
जब आपके जो है पूरा मणिपुर जल रहा था, मणिपुर में महिला को नंगन करके पूरा का पूरा भीड़ जो है उसको एक घुमा रहे थे, उस समय क्या महिलाओं की आवाज को नहीं इनको सोच आया? अभी आपके जितने सारे अभी जो है यूपी के अंदर केसेस हुए हैं, आपके दूसरे स्टेट्स के अंदर केसेस हुए महिलाओं के अगेंस्ट में ऑर्गेनाइज क्राइम हुआ है, उस समय कहाँ छूटे? सबसे पहली बात तो यह है कि प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री देश को संबोधन करने के लिए रात का समय चुनते हैं और आकर एक चुनावी सभा की तरह बयान देते हैं, जो कि ये जो है हमारा चुनाव आयोग जो है इनके ऊपर एक्शन नहीं ले रहा है। आपका जो है 2 स्टेट्स में इलेक्शन चला हुआ है, वोटिंग होना है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट रहा है, आप राष्ट्र को संबोधन के बहाने जो है आप अपने चुनाव के जो है प्रचार करने बैठे हुए हैं। ये तो सबसे बड़ा वो है। और दूसरी बात है, बार बार आप लोग कह रहे हैं कि महिला आरक्षण, ये महिला आरक्षण जो है इन्होंने तो नाम ही बदल दिया, नारी शक्ति बिल, वो तो पास हो गया 2023 में। और सबसे बड़ी बात ये देखिए कि इनकी जो बेईमानी क्या थी, 23 में बिल सर्वसम्मति से पास हुआ, महिलाओं को 33% जो आरक्षण देने के लिए सभी ने, एक पार्टी दूसरे पार्टी ने, सभी ने दिया, कांग्रेस ने भी बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया। परंतु 23 के बाद आज जो है 16 तारीख अप्रैल तक इस बिल कानून बन गया, प्रेसिडेंट का एसेंट भी हो गया, उसको जो है इन्होंने क्यों जो है नोटिफाई नहीं किया? 3 साल क्यों ये बैठे रहे? अगर ये महिलाओं के इतने बड़े हितैषी थे तो ठीक चुनाव के दौरान आके उसको जो है नोटिफाई करके उसका संशोधन ला रहे। महिला जो नारी शक्ति बिल जिसका नाम रखा है इन्होंने, नारी शक्ति वंदना तो पता नहीं क्या बोलते हैं, शक्ति हो गया, तो ये जो है नाम ही बदलते रहते हमेशा। अब उसको नाम बदल के इन्होंने ला के नोटिफाई कब कर रहे? 16 अप्रैल के शाम को, जब बिल आपका संशोधन के लिए आया। पहले जो है बिल को आपने नोटिफाई नहीं किया और संशोधन पहले लेके आए। अब ये जो है नारी शक्ति वंदना नहीं है, ये है बीजेपी शक्ति वंदना बिल, क्योंकि इसमें ये लाए एक क्या चीज, एक तो लाया कि परिसीमन और दूसरा लाया कि सीटें बढ़ानी है, और सीटें बढ़ाने का जो फॉर्मूला है वो भी खुद इजाद करके लाए। उन्होंने कहा कि जहां पर जितनी सीट है उसको डबल करेंगे, फायदा किसको होना था? तो ये जो है नारी जो शक्ति वंदना बिल तो पास हो गया, पर उस बिल के आड़ में जो असली राजनीति जो करना चाह रहे थे कि जो 850 सीटें लाएंगे अपने मर्जी से, जो है जहां जहां इनके बीजेपी को जिताना है उसको वो कंस्टिट्यूंसी बनाएंगे, और दूसरा जो है सेंसस जो है आपने उसमें डालना नहीं है, क्योंकि सेंसस दायरा कर लेंगे। अगर अभी सेंसस चलाया हुआ है, इस सेंसस को लोगे तो आपको जो है जाति गणना भी इसमें डालना पड़ेगा। तो ये सारी एक सोची समझी जो है भाजपा की चाल थी, जो कामयाब नहीं हुआ। और जब कामयाब नहीं हुआ तो इनको जो है बहुत बड़ी जो है असफलता हुई, बीजेपी की हार हुई। ये महिलाओं की हार नहीं है, ये बीजेपी की जो एक इनकी जो एक षड्यंत्र था, जो देश के लोकतंत्र को कमजोर करके सत्ता में चिपके रहने का जो इनका एक जो इन्होंने कोशिश की, वो नाकामयाब हुआ। महिलाओं का बिल तो आज भी जो है वो जो है बना हुआ है, आज भी, अब तो नोटिफाई भी हो गया। तो जो 545 जो हमारे लोग हैं उसके हिसाब से लगाएं। और सबसे बड़ी बात आजकल जो चर्चा में जो नहीं हो रहा है कि 850 लोग अगर आप पार्लियामेंट में ले जाओगे, फिर किसको मतलब वहां पर मौका मिलेगा बोलने का? वहां बाकी तो सिर्फ यस हाँ की हाँ में हाँ मिलाएंगे, उनको तो बोलने का मौका भी नहीं मिलेगा। वो अपने इलाके के बारे में एक शब्द रखने का भी टाइम 850 लोगों के लिए या तो संसद जो है 365 दिन लगातार चलाना पड़ेगा, 365 दिन में भी बारी नहीं मिलेगी, या फिर चलाना पड़ेगा कि 2 शिफ्ट में चलाना पड़ेगा संसद को। शाम का जैसे स्कूलों में जहां कक्षाओं में ABC सेक्शन होते हैं तो एक साथ पढ़ाना मुश्किल है, तो आफ्टरनून में नया सेशन लगना, तो ऐसे करना पड़ेगा। ये सब सोची समझी साजिश है देश को कमजोर करने का। अगर सीटें बढ़ानी है, जनसंख्या जो अभी सेंसस आने दीजिए, सेंसस को, सेंसस में जाति गणना भी हो जाएगी, फिर कोई नया फॉर्मूला इजाद करना पड़ेगा ताकि उसमें हिमाचल जैसा छोटा स्टेट उसको भी अपनी बात रखने का मौका मिले। वहां छोटे से मणिपुर है, चाहे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट है, उनको भी मौका मिलना चाहिए वहां बराबरी का। यूपी वालों को ही मौका न मिले, मध्य प्रदेश वाले और गुजरात को ही मौका ना मिले, तमिलनाडु वाले को मौका मिले, केरल वाले को मौका मिले, कश्मीर वाले को मौका मिले, तब ये देश एक रह सकता है कश्मीर से कन्याकुमारी तक। अगर आप सारे जो है पैसे भी बीच में खत्म करोगे,
सांसद भी सारे बीच के लाओगे, फिर ये देश एक नहीं रह सकता।